प्रॉपर्टी है ना, तो सखर की प्रॉपर्टी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना माइनस कर लो? 1/5, 3000 का 1/5, 3000 का 1/5, फिर क्या माइनस करूं? हाँ, जो लिखा हुआ है एक्चुअल में माइनस करूंगा, ठीक है। और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस पे? बिल्डिंग एंड मशीनरी पे। तो हमने क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अलाउएबल एक्सपेंस होते हैं। तो ये रेवेन्यू डेली के एक्सपेंसेस ही हो गए ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हमने जो प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दी है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे मैं एक्चुअल अलाउ करूंगा। रिपेयर एक्चुअल कितनी बनती है? 270 जमा 50, 320, 320। फर्क चेक करें, ये सवाल आप लोगों को इसलिए भी कराया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रिपेयर अलाउंस लेस किया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपेयर एक्चुअल लेस में की, ठीक है ना। आगे चले, ग्राउंड रेंट ऑब्वियसली इसमें भी लाउएबल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमें लाओ है। ग्राउंड रेंट हमने कितना माइनस करना है? 50,000 का। इंश्योरेंस ऑब्वियसली वो भी माइनस करेंगे। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, कितनी आ रही है? 150 की। हाँ जी, कुछ रह गया? हाँ जी, इंटरेस्ट रह गया है। गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन अब आप लोग माशाल्लाह काफी समझदार हो गए, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कितनी अमाउंट पे माइनस करूंगा? हाँ, 2 मिलियन का 80%। कितने का? 2 मिलियन का। सोचे, अच्छा 2 मिलियन का 18% करेंगे। 2 मिलियन लिया था, इसमें 18%। सही है? 6 मंथ्स का लेंगे भाई, जितने अरसे का रेंट है उतने अरसे का एक्सपेंस। क्यों? पढ़ा नहीं था मैचिंग कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट को वो तो पूरे साल में पे किया है। बेशक साल का हमने उतना ही लेना है। आप लोग इनकम कितने अरसे की ले रहे हैं, तो खर्चा कितने का लेंगे? 6 महीने का। तो ये मैंने आपको जब पहले इंटरेस्ट की एक सवाल करवाया था तब भी ये बात समझाई थी कि इंटरेस्ट कितने का लेना है? उतने अरसे का जितने अरसे का इनकम होगी। तो इंटू 6/12, 1,01,80। और कोई खर्चा रह गया है? तेरा कह रहे हैं कितने आदमी थे, अब कितने खर्चे थे? बहुत ज्यादा कितने खर्चे थे? और कितना बने? भाई सवाल पूरा है, देख लें, सोच लें। अच्छा कोई मुझे बता दे कि इस सवाल में रहता, मैं पूरा 100 रुपया इनाम दूंगा। ये तो बताना है ना। है 200 हमसे ले ले, कहता हम नहीं बताएंगे भाई। 100 रुपया इनाम मिलेगा, 100 रुपये का सवाल है $100 हो? कौन सा? इसका क्या पॉइंट रहता है? ये बिल्डिंग देने का ही लिखा है। ये 5 लाख जो है ये पहला पॉइंट ही है। ये गलती से उसने दूसरा 7 लिख दिया है, वो दूसरा 1 जुलाई से शुरू होता है। ये 5 लाख जो है ये ऊपर वाली बिल्डिंग की ही बात कर रहा है। ये 5 लाख जो है वो ऊपर वाली बिल्डिंग की ही बात कर रहा है। वही कुछ रहता है नहीं। अमाउंट बढ़ाओ, थोड़ी सी मैं अमाउंट बढ़ाऊं, 125 रुपये कर दूं। ये आप लोगों का कोई शौक इसके अंदर आए? हाँ
आपका बजट ना शॉर्ट चलो 130 रुपए का लो यार। इतने ज़्यादा है समोसा कितने का आता है? पता है 2 समोसे खा लो, एक बंदे को खिलाऊंगा। 140 अच्छा यार इतने ज्यादा पैसे बन जाएंगे। सर पता नहीं क्या रहता है, आप ही बता दें। अच्छा जी, इसके अंदर पॉइंट जो हमारा एक रह गया, सिंपल एज दैट। देखें, हमने कल एक बात पढ़ी थी कि अगर आपने कल वाला लेक्चर वैसे पढ़ा था सबने जाके कर नहीं पढ़ा था, बस नहीं, यही तो बात है पढ़ा था आपने सही तरह नहीं पढ़ा, कुछ रह गया है। क्या पढ़ा था कल मैंने क्या पढ़ाया था वैसे? है हाँ, ये क्या वर्ड किसने बोला है? पता नहीं चलता किसने बोला है। टैक्स डेप्रिसिएशन कब? अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपनी प्लांट एंड मशीनरी वाली बिल्डिंग रेंट पे दी हो तो उसकी डेप्रिसिएशन अलाउएबल है। अच्छा, ये कल पढ़ा था ना? तो तुम्हारे जेब में समोसे ही रहते हैं हर टाइम। देखा, बस वही घूम रहे हैं यार। ऑफर देखो, मैंने इंसेंटिव किया है आपको, ठीक है, लेकिन आपने जनाब ये कल हमने बात पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन अगर आपकी अपनी प्लांट एंड मशीनरी की प्रॉपर्टी है, वो हम अगर रेंट पे देंगे तो उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन अलाउएबल एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस अलाउएबल एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये क्या प्लांट एंड मशीनरी अपनी बिल्डिंग, जाती बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं रेंट पे दे रहा, तो इस प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर एक खर्चा डेप्रिसिएशन अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, वो प्लस हाँ वो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे जनाब डेप्रिसिएशन का फोकस करें भैया। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अलाउएबल था, डेप्रिसिएशन लगेगी बिल्डिंग के ऊपर और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। लॉ ये कहता है कि आपने टैक्स का लॉ ये कहता है कि बिल्डिंग पे 10% और प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन लगानी है। तो यहाँ पे आपने बिल्डिंग की अमाउंट पे 10% और प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट पे 15% की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। ये अब देखें आप, ये 9,000 बनेंगे हाँ, ठीक है, और दूसरे के ऊपर 450। तो आपकी जो अमाउंट आ रही है बिल्डिंग की कितनी आ रही है? 9 मिलियन आएगी। 9 मिलियन बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये मैं अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे भी सिर्फ, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्या थी? 3 मिलियन की अमाउंट थी। 450 बनेंगे। बिल्डिंग पे 10% रेट है और प्लांट एंड मशीनरी पे 15% रेट है। मेरा अपना क्वेश्चन में भी आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, एपरेंटली आई एम ऑफ द व्यू कि इस पे डेप्रिसिएशन भी 6 माह की लगेगी, क्योंकि जितने अरसे का रेंट है हम उतने अरसे की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये मैं भी आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, मेरा वैसे ख्याल है कि ये 6/12 ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ही चलना है। फिलहाल आप 6/12 से बताएं। 4 इकट्ठी बता दें, यही कह रही हूँ, बिल्डिंग की 450, इकट्ठी बता दें 450 प्लस, चलो ठीक है 450 और 225, चले ये सारे खर्चे माइनस करें जरा इससे, 3000 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करें जी। कॉस्ट के ऊपर करते हैं डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आती है ना, ठीक है। कॉस्ट पे करेंगे और अप्रोचेज हैं WDV के ऊपर करेंगे, बुक वैल्यू पे करेंगे हर साल, आप वो सही कह रहे हैं बात। कॉस्ट पे पहले साल में रिकग्नाइज करेंगे, फिर WDV के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू, तो वो हर साल के एंड पे जो बुक वैल्यू होगी, रिटन डाउन वैल्यू होगी, उस पर डेप्रिशिएट करेंगे।
हिसाब से तो ये पहला साल ही है ना, ये कॉस्ट पे कर रहे हैं। सॉरी यार, पहले साल का अगला हिस्सा है, 6 माह पहले भी गुजर गए, वो भी डाल हम पहला साल, सिर्फ पहला, ये नहीं कहना महीनों पे नहीं जाना, पहला साल, ठीक है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होगी, उसके अगले सालों की डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे होगी, रिटन डाउन वैल्यू पे होगी, ठीक है। तो पहले साल में तो कॉस्ट ही आनी है ना 9,000 और 3,000। ये कितना बन गया जी 1375 एक्सपेंसेस का टोटल? 1375। तो 3,000 माइनस 1375 1625। ये आपका इस पे आ गया। इसमें मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन का बताया कि मैंने 6 माह पे काउंट किया है। मैं अभी आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, मेरा भी ये ख्याल है ऐसे 6 माह पे ही होनी चाहिए। 6 माह पे ही है, चलें भी 6 माह पे ही डेप्रिसिएशन काउंट हो रही है, क्योंकि जितने अरसे का रेंट है, जिस तरह हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट किया है, जिस तरह हमने इंटरेस्ट को किया है प्रोपोर्शनेट 6 माह पे, उसी तरह डेप्रिसिएशन को भी 6 माह पे करेंगे। डेप्रिसिएशन कितने अरसे की करनी है? क्यों? जितने एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है जितने अरसे का रेंट लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका निकल आया, ठीक है। अब आपने टैक्सेबल इनकम भी उसने कहा ना क्वेश्चन में, टैक्सेबल इनकम कहा है ना उसने क्वेश्चन में। अब आप मुझे जरा टैक्सेबल इनकम बता दो, इसकी कैसे निकलेगी जल्दी से। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? हाँ, इन्हें ऐड कर दूं? करो ऐड, उसे करने देना। निकाल लो, धूल साफ कर लो। चेहरे से नहीं, चेहरे से नहीं यार, माशाल्लाह चेहरा उसका बहुत प्यारा है। 78501625 25,000 744। अच्छा, साथ वाले से पूछ रहा, अपना कैलकुलेटर देखे। 34447 है, 5 कंफर्म है? टैक्सेबल इनकम बताओ, ये तो टोटल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम बताओ कैसे टैक्सेबल है? ये टोटल इनकम है, पढ़ा नहीं था कि ये तो सेपरेट ब्लॉक इनकम लिखा तो हुआ है मैंने। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? 25,000 माइनस करके यार, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से सेपरेट ब्लॉक इनकम लेस करें तो 25,000 माइनस करेंगे, तो फिर मेरी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम में ज़कात भी लेस होती है ना, तो वो दी नहीं है, तो ये टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्सेबल इनकम 34475 में से आप 25,000 लेस करें। सॉरी 9475 गलत बता रहे हैं यार, 947 9475 आ रही है। कैलकुलेटर से भी गलत निकाल रहे हो आंसर, अभी भी यही आ रहा है। दोबारा करो, 34,475 में से 25,000 माइनस करो। कोई नहीं, कैलकुलेटर से भी अक्सर लोग गलत ही निकालते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में जो आपके पास मौका था पूरे 130 रुपए जीतने का, वो आपने ज़ाया किया। हाँ, नहीं, टैक्स डेप्रिसिएशन का आपने कब बताया? अच्छा, बता दिया था। चले फिर 130 रुपए आपके हुए। जी कैश में दिया तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। है, मेरा एनटीएन नंबर है, मैं बैंकिंग चैनल से भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, आप बताएं। डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करनी है जी, इसलिए 6/12 की है। और इसी वजह से हम WDV पे भी करते हैं नहीं, WDV अभी आपने देखें, कंफ्यूज नहीं करना।
डेप्रिसिएशन पहले साल की कॉस्ट पे होती है, अगले सालों की WDV पे होती है, ठीक है। तो ये पहला साल था मेरा, तो पहले साल की मैंने कॉस्ट में ली 9,000 और 3,000 पे। ये मेरी कॉस्ट है ना, बिल्डिंग को खरीदने की कॉस्ट है 9,000। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होती है, अगले सालों की WDV पे होगी। तो यहां तक, यहां इस क्वेश्चन तक अपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ ये रखेंगे, कॉस्ट के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन ली है। जो नेक्स्ट ईयर की है ना, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में डेप्रिसिएशन पे पूरा सेक्शन है जिसमें हमने इसकी एक एक पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। कि WDV पे, रिटन डाउन वैल्यू पे कैसे लेनी है और किस किस प्रोसेस के तहत लेनी है, कितने अरसे की लेनी है। इस क्वेश्चन की हद तक आपका ये इनफ कि आपने कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेनी है, ठीक है। तो इसलिए 9,000 इसकी कॉस्ट थी, मैंने उसमें डेप्रिसिएशन का रेट 10% और बिल्डिंग का 15% लगा दिया, सिंपल एज दैट। उस पीरियड में जितने में इनकम हुई है उस पीरियड में उसका एक्सपेंस देंगे। हाँ जी, इस केस में अगर हम क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है ना मेरा, अगर मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस होता तो इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जा रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो डेप्रिसिएशन होगी वो मैं जो कारोबार कर रहा हूं उस कारोबार के अंदर मौजूद प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी। ये मैं कारोबार तो कोई नहीं कर रहा, ये मैंने रेंट पे बिल्डिंग दी है, उस बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है, ये उसकी डेप्रिसिएशन है। इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना अभी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है डेप्रिसिएशन आपका। आपने 9 मिलियन लगा के उसको अगले 10 सालों के ऊपर या 15 सालों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके एलोकेट करते हो, तो वो 9 मिलियन को ही एलोकेट कर रहे हो। एक साल में एक्सपेंस आउट नहीं किया, हर साल में उसको एक्सपेंस आउट कर रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में अगर हमने ये लिखा है बिल्डिंग वाला या उसने बेच ली, तो अगर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होता तो उसकी इसकी जब पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस तब बताऊंगा, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल इसकी समझ लग गई है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, टेस्ट का। 2 कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 1 सबने कर लिया? कौन सा? पेज नंबर बताए। हाँ जी, डिडक्शन ये वाला इनकम फ्रॉम, इसका ये वाला पॉइंट, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर द FTR, एनी ज़कात पेड बाय द पर्सन अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। उसने यही लिखा है आपको कि प्रॉफिट ऑन डेट जो NTR में फॉलो होता है गिरेगा, उसके ऊपर आप ज़कात लेस कर सकते हैं। वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है ना, इस ऑर्डिनेंस के तहत हम ज़कात लेस करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर मैंने दिया आप लोगों को ज़कात एंड उशर, ज़कात जब हमने पढ़ा था डिडक्टेबल अलाउंस, तो ये सारी डिटेल पढ़ी थी ना इसके अंदर कि ऐसी ज़कात जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत तो वही अलाउएबल एक्सपेंस होती है। अगर आप किसी फैमिली मेंबर को दे दें तो वो ज़कात अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होती। तो ये पूरी डिटेल मैंने डिडक्टेबल अलाउंस में ज़कात की डेफिनेशन में पढ़ाई थी, ठीक है जी। लैपटॉप अच्छा ठीक है, ठीक। वैसे भी कौन सा चाह रहा है? अब आ रहा है नजर कि डाइस भी साइड पे कर दो, है मोबाइल ले लें, तस्वीर खींच के आपको वापस कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, फिर 2 कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 में एक पॉइंट तो आप सबने गलत किया होना है, पक्की बात, पक्की बात। शर्त लगाने को तैयार हूँ मैं, वो 80% गार्ड की सिक्योरिटी वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पॉइंट आप सबने गलत किया होना है। बताया
अच्छा चले, मुझे ये बताएं, वैसे ही मैं पूछ लेता हूँ बगैर शायद, क्या हो सकता है मैं भी हार जाऊँ। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिक्योरिटी चार्जेस थे वो 40,000 पर मंथ वो खरीद रहा था, ले रहा था आगे से, ऐसे ही है ना? तो किधर गया, एक मिनट जरा, 40,000 पर मंथ उसने आगे से लिए, इंटू 12 कितने बन गए? चलो 11 कर दें, कितने बन गए? 4,40,000। इसके लिए वो सिक्योरिटी गार्ड को पैसे कितने दे रहा है? 3,60,000 दे रहा है ना? तो 3,60,000 का 100% लेना था, 80% लेना है? 80%, क्योंकि 20 किस किस ने 80% लिया है? तो आ जिया, आपने कितना लिया है? बाद में जाके समझ लगी थी कि लिया। चलो कोई बात नहीं, लग गई थी ना समझ। और किसी ने पूरा 100% लिया हो, वो पूछ सकता है कि 80% क्यों लेना है। समझ लग गई है कि नहीं लगी है? क्योंकि वो जिस घर में रह रहा है उस घर के बाहर चौकीदार बिठाया हुआ है, और उस घर के अंदर एक पोर्शन बेसमेंट का भी है। उसने सवाल में बताया कि वो जो बेसमेंट का पोर्शन है वो कितना है? 20%। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट है उसका 20% तो वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, तो इसलिए वो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, इसका 80% लेना था। ठीक है, लगी समझ? 288,000। तो ये ऐसे इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकली थी। ये बेसिकली हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस। 3,60,000 का खर्चा कॉमन एक्सपेंस था, उसको हमने अपॉर्शन किया 2 हिस्सों में, 80% में और 20% में। हमने आगे वाले को जो चार्ज करना है, जिससे हम 40,000 ले रहे हैं, वो 80% लगा के उससे 40,000 ले रहे हैं, क्योंकि 20% तो हम अपने लिए लगा रहे हैं ना। समझ लगी? इस वजह से मैंने यहाँ पे 80% लगा था उस क्वेश्चन में। अच्छा, और इसके अंदर कोई, इस क्वेश्चन के अंदर जो 35 लाख की ट्रीटमेंट थी वो क्या की थी? 450 डिपॉजिट नॉन एडजस्टेबल। कैलकुलेट किया था और माइनस किया था 450 डिपॉजिट जो था उसको 35 लाख की एक ट्रीटमेंट की है, 2 ट्रीटमेंट की है? 2 ट्रीटमेंट। किसने एक ट्रीटमेंट की है 35 लाख की? पहले सवाल में जो 35 लाख है इसकी किसी ने एक ट्रीटमेंट की है? जो लिखा हुआ 35 लाख, 2 ट्रीटमेंट करेंगे ना। एक वो 450 डिपॉजिट बना, एक में वो NA बना था, नॉलेज। ठीक है, हाँ। और इसके अंदर जो फिर पिछले कितने सालों का माइनस किया है? 3.5 है, 3 इयर्स का। ठीक है, बाकी तो इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। नहीं, निकाल के क्यों डाला था? ठीक है, तब हमने वो 35 लाख माइनस करके एक सिनेरियो में ये पूरा फोरफिटेड बनना था, 35 लाख पूरा ले लेना था। एक सिनेरियो में 35 लाख को एज ए नॉन एडजस्टेबल एडवांस ट्रीट करना था। हाँ, वो जो छोड़ के गया था उस केस में, बल्कि उसी पर्सन का था ना, एक ही बंदा था ना। हाँ सही कह रहे हैं, काशिफ है और दूसरा अहमद है। तो इसने सेल 35 लाख किसके केस में आ रहा था? काशिफ के केस में आ रहा था, अहमद के केस में आ रहा था। ठहर जाए यार, मैं आपको बता देता हूँ। काशिफ तो उसकी तो अपनी एक सिंगल स्टोरी थी ना,
उसने बेसमेंट पोर्शन देखा था और उसे रेंट पे दिया था अहमद को। काशिफ ने अहमद को रेंट पे दिया था, ठीक है। अहमद के बाद कौन आया था? राशिद। राशिद आया था, ये आया था, ठीक है। काशिफ का एक स्टोरी का घर था जो उसने अहमद को रेंट पे दिया हुआ था, ठीक है। बाद में इसके साथ डील नहीं हुई, फिर उसने क्या किया, उसे राशिद को दे दिया, सही है। राशिद से जो उसने 35 लाख लिया, इसके केस में वो ट्रीटमेंट थी नॉन एडजस्टेबल एडवांस की, और अहमद के केस में ट्रीटमेंट थी फोरफिटेड डिपॉजिट की। अहमद ने भी पहले वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पे दिया, फिर बाद में जो हमने डील बनने की वजह से उसको फोरफिटेड में ले गए। मैं कह रहा हूं कि उसको नॉन एडजस्टेबल में से हमने बिल्कुल खत्म कर दिया था अहमद के लिए, और फोरफिटेड में डाल दिया था कंप्लीट। नॉन एडजस्टेबल में से खत्म बिल्कुल किस फेज पे? वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बदल गई ना, उसमें से इसलिए भी खत्म कर दिया कि जिस साल वो बंदा छोड़ के जाता है उस साल में उसकी नॉन एडजस्टेबल की कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती, ठीक है। और यहाँ पे डील फर्क हो गई, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फर्क हो गई। बेसिकली उसने क्या किया था, असूल क्या था? असूल ये था कि जब उसका अहमद के साथ एग्रीमेंट खत्म होता था ना, नहीं हटता, दूसरी तो अगर आया, जब उसका अहमद के साथ एग्रीमेंट खत्म होना था ना, असूल ये था कि उसका 35 लाख उसे वापस करता, ठीक है। और 35 लाख वापस करने के बाद दोबारा 35 लाख लेता फोरफिटेड डिपॉजिट के तौर पे, साइनिंग एग्रीमेंट के तौर पे, टोकन मनी के तौर पे। ऐसे ही हुआ ना। ये असूल ये था कि अहमद काशिफ को नॉन एडजस्टेबल एडवांस 35 लाख वापस करता सारा, और दोबारा 35 लाख लेता। तो उसने कहा जो मैंने तुम्हें वापस करके दोबारा ही लेना है, तो समझो तुम्हारा टोकन मनी मेरे पास आ गया, सही है। इस वजह से वो आप ये अज्यूम करें कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस उसे वापस हो गया था अहमद को। अब ये जो 35 लाख था ना, ये उसका बयाना था, ठीक है, क्योंकि उसे 35 वापस देके दोबारा 35 बयाने के तौर पे लेना था। उसे कहा यार यही पैसे बैंक जाऊंगा निकाल के तुम्हें दूंगा, तुम दोगे, मैं दोबारा बैंक में जाके जमा कराऊंगा, तो तुम समझो मेरे पास वही 35 आ गया। तो अब जब डील कैंसिल हुई है, उस टाइम पे काशिफ के पास जो अहमद का 35 लाख था, वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस नहीं था, वो वापस कर चुका था एक तरह से। वो क्या था उसके पास? उसका टोकन मनी था जो बाद में फोरफीट हो गया। इस वजह से ये हुआ, वो एक तरह से उसको अपनी तरफ से वापस कर चुका है। फिगर सेम थी इसलिए उसने अपने पास रिटेन रखा, सही है। मिसाल के तौर पे आप ये अज्यूम करें कि अगर अहमद ने नॉन एडजस्टेबल एडवांस 25 लाख दिया होता और जब दोबारा उसके साथ डील की तो टोकन मनी 35 लाख बनता था, तो फिर वो क्या करता? 10 लाख एक्स्ट्रा लेता ना, 35। वो फिर ये अज्यूम करता कि जो मैंने तुम्हें 25 वापस करके 35 लेना, तुम ऊपर वाला ही 10 दे दो मुझे, सही है। तो इस वजह से वो नॉन एडजस्टेबल की एडवांस की एंट्री खत्म हो गई थी। अब जो दोबारा एंट्री थी वो टोकन मनी की थी जो बाद में फोरफिटेड बना, ठीक है जी। और इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं थी, सारा क्लियर था। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, स्टिल मेरे से पूछ ले, ताकि आप लोगों का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ना उसमें खराब हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था क्वेश्चन नंबर 2। डेविड एंड डी वार्ड। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट दी टैक्सेबल इनकम ऑफ डेविड एंड दीवाल अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2007, ठीक है। 2007 की आपने टैक्सेबल इनकम बनानी है। ऑन 1 जून 2006 डेविड एंड दीवाल जॉइंटली परचेज्ड अ बंगलो फॉर रुपीज 70 मिलियन। 70 मिलियन का उसने बंगलो खरीदा। दे पेड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 65:35। To arrange funds for the deal, David borrowed rupees 6 million in cash from Shamim, who is in the business of lending money. ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं बन जाएगी डेविड की? उसने बहुत